हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था क्लास 7 का चैप्टर 3, 4 एंड 5। आज 3 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और हमारा चैप्टर है 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विधानसभा के सदस्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सांसद, विधायक, विधान पार्षद, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा विधायक। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे। विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएलए का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एमएलए का चुनाव जीतकर कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसका सदस्य बन जाता है? लोकसभा, विधानसभा, विधान पार्षद, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा विधानसभा। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता डैश प्रतिनिधि चुनती है? 2, 1, 3, 4। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी 1। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस राजनीतिक दल से विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को डैश माना जाता है? अल्पमत, बहुमत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा बहुमत। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो दल अल्पमत होते हैं डैश कहलाते हैं? विरोधी पक्ष, सत्ता पक्ष, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा विरोधी पक्ष। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विधानसभा चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक को अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो डैश बनाता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया, अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा हमारा मुख्यमंत्री। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रियों का चयन करता है? राज्यपाल, विधान पार्षद, मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा हमारा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसका दायित्व शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों को चलाना है? मुख्यमंत्री, मंत्रियों, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों यानी मुख्यमंत्री और मंत्रियों। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा विधानसभा। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं।
विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधायक, सरकार। आंसर हो जाएगा हमारा सरकार। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विभिन्न विभागों और मंत्रियों के जो प्रभारी होते हैं उन सबका सामूहिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा हमारा मुख्यमंत्री। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकार का कार्यकारी हिस्सा डैश कहलाता है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मायने तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं डैश कहलाते हैं? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा विधायिका। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं? ए, अखबार, बी, टीवी चैनल, सी, विधानसभा में, डी, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। केवल विधानसभा ही नहीं बल्कि आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरकार के विभागों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे डैश द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा विधायिका। विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकतंत्र में विधायकों का डैश होता है? मनोनीत, निर्वाचित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, निर्वाचित। लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकतंत्र में मुख्यतः डैश का ही शासन होता है? सरकार, जनता, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। आंसर हो जाएगा हमारा जनता। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए के रूप को जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सरकार निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकती है? ऑप्शन ए, सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। ऑप्शन बी, यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। ऑप्शन सी, यह भी अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्र में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी का नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। चलिए तो अध्याय 4 स्टार्ट करते हैं।
जिसका नेम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो दोस्तों इसमें बस एक ही क्वेश्चन है और ये फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामोआ द्वीप डैश के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह में ही एक भाग है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आंसर हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। चैप्टर 5 है, औरतों ने बदली दुनिया। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक निम्नलिखित में से कौन है? सीता लाकड़ा, बी लक्ष्मी लाकड़ा, सी गीता लाकड़ा, डी रिया लाकड़ा। आंसर हो जाएगा हमारा लक्ष्मी लाकड़ा। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकड़ा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमार जीबोन किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? सुमन देवी, रास सुंदरी देवी, नीतू देवी, महादेवी। आंसर हो जाएगा रास सुंदरी देवी। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। अमार जीबोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रास सुंदरी देवी का संबंध किस राज्य से है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। हम रास सुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव पढ़े, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल से पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे पंडिता की उपाधि दी गई थी? रास सुंदरी देवी, सीताबाई, रमाबाई, महादेवी जी। आंसर हो जाएगा रमाबाई। एनसीईआरटी की लाइनें हैं। रमाबाई 1858 टू 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं भी कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मशीन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्री और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? 2014, 2015, 2016, 2012। आंसर हो जाएगा 2014। एनसीईआरटी के अनुसार 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कब कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके? 2004, 2005, 2006, 2003। आंसर हो जाएगा हमारा 2006। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च। आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रुकैया सखावत हुसैन ने कोलकाता में कब लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है? ऑप्शन ए
1910, बी 1912, सी 1905, डी 1915। आंसर हो जाएगा 1910। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने का ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रमुख कहानी सुल्ताना का स्वप्न निम्नलिखित में से किस लेखिका ने लिखा है? राज सुंदरी देवी, रुकैया सखावत हुसैन, महादेवी जी, रमाबाई। आंसर हो जाएगा हमारा रुकैया सखावत हुसैन। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। रुकैया सखावत हुसैन 1882-1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी। उन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे, इसीलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे चलकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा में कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडी लैंड के नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को, अब एनसीईआरटी की लाइनों में आगे के लाइन को हम पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इतना ही डिस्क्रिप्शन था और अध्याय हमारा 6 यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो दोस्तों मेरा ये थॉट्स आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये हमारे शशि शरण सर के द्वारा बहुत ही सराहनीय पुस्तक है, जो कि हम लोग के बीच कम समय में हमारी तैयारी को पूरी करने के लिए शशि शरण सर और उनके टीम के द्वारा हमारे लिए प्रयास किया गया है। उनको तहे दिल से धन्यवाद और आप लोग भी उन्हें ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।